वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण पेरोल की सूखी पत्तियों को सीएम धामी ने खुद किया साफ। रुद्रप्रयाग पहुंचकर जंगल में बिखरी हुई पत्तियों को एकत्र कर सफाई की। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। यात्रा है तो नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड में वनाग्नि के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 11 को किया गया निलंबित। विकासनगर के सलाकोई दौरे पर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सघन पौधा केंद्र का निरीक्षण कर औषधीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर हुए राख। भोजन पानी की तलाश में भटक रहे जंगली जानवर। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड में 11 मई से बारिश के आसार। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह तैयारी के साथ जाने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ सबसे पहले आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं रायबरेली से। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने के न्यूज से खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के प्रियंका गांधी बढ़ रहे हैं। मैम, रायबरेली का आज पहला दिन है दौरे करने का। रायबरेली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? फिर से माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा हर जगह है, इसलिए कि जनता आज चाह रही है कि अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए। जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, जो 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए है, जो किसानों के लिए कर्ज माफी का है, जो आयोग बनेगा, जो एमएसपी को कानूनी हम अधिकार बना रहे हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो प्रदेशों में वो पूरी कर रहे हैं। तो जनता जागरूक बन गई है, जनता के पास जानकारी भी है, जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां मैं जा रही हूं, मैं यही कह रही हूं कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और हम इस चुनाव को उसी दिशा में हम ला पा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी भी पता नहीं कैसी कैसी सफाइयां दे रहे हैं और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं इनकी। तो एक तरह से ये लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनता इन बातों में पड़ेगी नहीं। अब जनता कह रही है बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, हमारी जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इसकी बात करो, और वो कर नहीं पा रहे हैं। मैम, युवाओं की एक सबसे बड़ी बात है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या रोजगार का मामला रहा हो, उसको लेकर के देखिए, पेपर लीक के लिए हमने स्पष्ट किया है। एक तो हमने एक भर्ती विधान भी निकाला था जब हम 22 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी के तहत जो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बार डाला है, वो पेपर लीक के लिए हम एक बहुत सख्त कानून लाएंगे। और हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक पूरा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, और उसी के तहत अगर नहीं हुआ, अगर किसी अधिकारी ने या किसी और ने उसको इधर उधर करने की कोशिश की, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारी आशा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को काफी हद तक संभाल पाएंगे, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि घोटाले इतने हो रहे हैं इन पेपरों में हर जगह, और कि नौजवानों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन के लिए भी फीस देनी पड़ती है, माँ बाप मेहनत करके फीस को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कर्ज लेते हैं और फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक के मामले को लेकर के एक अगर सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा चुनाव के गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदलिया ने चिंता जाहिर करते हुए वनाग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की है। गणेश गोदलिया ने कहा है कि वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम सरकार को उठाने होंगे, अन्यथा पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता पर वनाग्नि ग्रहण लगा देगी। और गणेश गोदलिया ने पौड़ी पहुंचकर वनाग्नि को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सरकार से की है। और इसी बीच विधायक पौड़ी ने भी माना है कि इस साल वनाग्नि का विकराल रूप है और इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो परिणाम भयावह होंगे। विधायक ने यह भी कहा कि वायु सेवा का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के चलते भी कई दफा उड़ान नहीं भर पा रहा है। हालांकि मौसम साफ रहने पर हेलीकॉप्टर में वाटर बकेट के जरिए पानी का छिड़काव जंगल में किया जा रहा है, जिससे जो वनाग्नि है उसे शांत किया जा सके। इस बार
बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है। पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं, और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से ये घटनाएं कम हो जाएंगी। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा। और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। क्योंकि हम पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं, जिससे जंगल का पूरा जो परिस्थिति गड़बड़ा चुकी है और जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार की नाफरमानी के चलते विपक्ष में रोष भी है और कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस समय पूरा उत्तराखंड जंगलों के आग के दंश को झेल रहा है और जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहा और केवल सरकार चुनाव में केंद्रित है और आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। आरोप ये भी लगाया गया कि जंगल राख हो चुके हैं, नोडल अधिकारी और टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, मगर आग पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं खोजा जा रहा है और इस प्रबंध पहले ही किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। प्रदेश में बिजली और पेयजल संकट में रोजाना बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी निरंकुशता के चलते जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। कई सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से, हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। वो अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं पे साथ ही साथ, क्योंकि इस वर्ष हिमपात भी नहीं हुआ है, जल जितने स्रोत हैं सब सूखे हुए हैं, जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेल लगातार जगह जगह फूक रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है। निकाय चुनाव के उत्तराखंड में सुगबुगाहट होते ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कोटद्वार नगर निगम की मेयर सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और वरिष्ठ बीजेपी नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने मेयर सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि वो पिछले 45 सालों से बीजेपी के अनुशासित सिपाही की तरह काम करते आए हैं, लिहाजा उन्हें यदि मौका मिलता है तो वो पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उधर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित नेगी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश की है। एक मत के रूप में हमने उनको अपना पुरस्कार और अपना उपहार देना है और निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरी सेवाओं का 45-46 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ, सेवाओं का, निष्ठा का और एक कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रखने के निमित्त मुझे इस में मौका देंगे, क्योंकि अब दिन पर दिन ये उम्र का भी होता है, 45-46 साल बहुत होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि नेतृत्व इस विषय पर भी विचार करेगा। देखिए, मैं पूर्व में छात्र संघ में चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में, और दावेदारी को देखते हुए जिस तरह का समय माहौल है, मेरी दावेदारी निर्दलीय रूप से मेयर के चुनाव में मैं निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि
लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा और फिलहाल मैं भी दावेदारी निर्दलीय के रूप में ही मैं अपने पेश करने जा रहा हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का, विकासनगर का, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेलाकोई दौरे पर पहुंचे और उन्होंने सगंध पौधा केंद्र का निरीक्षण कर औषधीय गुणों वाले पौधों के बारे में गहनता से जानकारी हासिल की और साथ ही उन्होंने एरोमेटिक से जुड़े वैज्ञानिकों और कर्मियों ने विभिन्न जड़ी बूटी और उनकी शोध के बारे में चर्चा की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्तराखंड प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। कहा कि भंग, जीरा, लेमन ग्रास, तिमोर आदि जैसे औषधीय गुण वाली जड़ी बूटियों की शोध से बने उत्पादों से आर्थिकी में भी सुधार लाया जा सकता है। साथ ही कहा कि 8 पेटेंट की जगह जल्द ही 108 पेटेंट इस क्षेत्र में होने चाहिए। एक्सीडिंगली हैप्पी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स में आया और आज जिस प्रकार से पूरे कैप को बहुत बारीकी से देखा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पौधों को बहुत बारीक से ना केवल देखा, उनको सूंघा भी। उसके बाद में पूरी लेबॉर्ट्रीज में जाने का बहुत सुंदर मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम R&D के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। उसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मैंने लिया। मेरा मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एरोमेटिक के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं और इस प्लान पर काम भी हो रहा है कि किस प्रकार हम उत्तराखंड में महक की एक क्रांति लाएं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं नैनीताल का, जहां पर नैनीताल सीजेएम कोर्ट ने हल्द्वानिया बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फहीम की हत्या किए जाने को लेकर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। और आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई हिंसा के दौरान फहीम की मौत के मामले में मृतक के भाई ने अपने पड़ोसी पर हत्या करने का आरोप लगाया था। हल्द्वानी में जो 8 फरवरी को जो दंगा हुआ था, उसमें एक लड़का जो है फहीम नाम का, उसकी हत्या हुई थी। उसको गोली मारी गई थी, सीने के पार आर पार निकल गई थी गोली। उसका जो भाई है और उसका परवेश, उसका ये कहना है कि जो ये गोली है उसके पड़ोसी ने मारी है। और ये करके उसने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल में और सारे IG को और सारे जगह उसने मानवाधिकार सबको ये रिप्रेजेंटेशन दिया था। और जो बनभूलपुरा पुलिस है, हल्द्वानी की पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया था। मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद उसने फिर 156(3) में एक एप्लीकेशन हमने लगाई उसकी तरफ से, ये कहते हुए लगाई कि उसका जो पड़ोसी है उसके द्वारा पहले तो हमारे जो 5 वाहन घर के आगे खड़े थे उसमें आग लगा दी गई। जब उसका भाई जिस मृतक फहीम है उसको मना करने गया कि आप इसमें आग नहीं लगाइए, तो वहाँ के एक पड़ोसी ने, संजय सोनकर नाम का है पड़ोसी, इसने कहा कि जो परवेज ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसको गोली मार दी मेरे भाई को। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश स्थित IDPL के मामले में राज्य सरकार के विशेष अपील पर सुनवाई की और मामले की सुनवाई पर आज चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। और इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी ने न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एक बेंच ऋषिकेश के IDPL में शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट बार ने विरोध के बाद मुख्य न्यायाधीश ने 2 बजे अधिवक्ताओं से वार्ता के बाद बार को 1 सप्ताह में हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए अपनी राय देने के लिए कहा है। एक बात आई थी कहीं से कि हाईकोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदया को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बार से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी एक हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर अब काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सूटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। नहीं, अभी हम हम जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे।
अभी जो ये बात है अभी कहना बिल्कुल बेमानी होंगी कि इतनी जल्दी अभी सब कुछ हो जाए। अभी तो पहले प्रपोजल की बात हुई है, प्रपोजल होगा फिर उसके बाद आगे डिस्कशन होता है। ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे भाई बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बताया कि भाई द्वारा अपनी सगी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली और पुलिस हत्या और आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी है। 23 वर्षीय सुनील कुमार ने 4 दिन पहले ही अपने 19 वर्षीय बहन करिश्मा के साथ सिंह कॉलोनी गली नंबर 10 स्थित अमलोक के मकान में किराए पर कमरा लिया था और बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह सुनील का बहनोई रवि कुमार कमरे पर आया और काफी देर तक आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजे के नीचे झांक कर देखा। सुनील का शव लटका हुआ मिला, करिश्मा का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने भीमताल विधानसभा में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हल्द्वानी के बुधवार में धरना देकर प्रेस वार्ता करते हुए हरीश पनेरू ने कहा है कि कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी ने भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था और खुद जिलाधिकारी के समक्ष जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लीपापोती की शिकायत सामने आई। नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। आरोप तो किसी पे भी लगा, मैं सच्चाई आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ ना। सड़क का मैं नहीं ना, वो जो जिन्होंने वीडियो डाला, कौन था पटरानी सड़क का वीडियो जिसने डाला, मिट्टी पर डाम और खुले दिख रहा है, फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अधिकारी अंधे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधि अंधे हैं। इसका मतलब 20% मेरे को ये सुनाई आया, 20 से 25% पहले ठेकेदार से कमीशन मांगा था, उसके बाद वो काम शुरू करता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, 90% जो वहाँ काम हो रहे हैं सरकारी, चाहे वो सड़क का है चाहे वो जल जीवन मिशन का है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का उसमें पार्टनरशिप है। उनकी मशीनें हैं, उनकी जेसीबी है, इसलिए भ्रष्टाचार पर अधिकारी उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। और मैं जिलाधिकारी को पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं कि जिलाधिकारी ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे मौके पर पकड़े हैं, मेरी जुबान नहीं है, जिलाधिकारी जी ने कहा यही से कि भैया जब स्रोत का तुमने लेवल ही नहीं है, ये पशु के पानी क्यों बजाय, सब जगह से यही शिकायत आ रही है। मैं आपकी तनख्वाह, उसने कहा नए स्रोत से पानी लोगे कितना खर्चा आएगा, उनने कहा 70 लाख रुपए आएगा। उनने कहा साहब ये 70 लाख रुपए में किसकी जेब से काटूंगी जिलाधिकारी, ये मैंने नहीं कहा, आप सार्वजनिक पूछ लीजिएगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।